हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीधा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास। तो यहाँ पर संसाधन जो है, इसमें हमने देखा था संसाधन का वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में देखा था? संसाधन के वर्गीकरण के बारे में। 4 वर्गों में इसे बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिया था, समाप्यता के आधार पे हमने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्वामित्व के आधार पे। किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पर संसाधन का जो है क्या है उसको हम समझेंगे। तो वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, 2 हो गया था। आज जो है तीसरा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पे आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार जो है यहाँ पर 4 प्रकार हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो पहला नंबर का जो संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, व्यक्तिगत संसाधन जो है, जैसे कि आपका मोबाइल, वो मोबाइल जो है आपका है, ठीक है। उसके मालिक कौन है? आप है। जैसे आपका घर, तो घर का जो स्वामी कौन है? आपके पिताजी हैं। तो घर किसका है? पिताजी का है। मतलब उस संपत्ति पे आपके पिताजी का अधिकार है, मोबाइल पे आपका अधिकार है। जैसे कि आपका पेन है ना, तो पेन पे आपका अधिकार है, आप उसके स्वामी हैं, यानी वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उस पे आपका अधिकार है। जैसे आपका घर होगा, तो घर में आप दूसरे को तो नहीं रहने देंगे, कोई तो आके नहीं रहेगा। आप चाहेंगे तो होगा, है ना। अगर आप चाहेंगे इसको रहने देना है तो रहने देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहने देंगे। वो क्योंकि उसके स्वामी आप हैं, आपके पिताजी हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन है जो किसी एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में, उसका अपना निजी स्वामित्व होता है और उसके निजी उपयोग के लिए होता है, और वो उसके निजी उपयोग के लिए होता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, किसान का जमीन, तो यहां देख रहे हो, किसान का ये जमीन है, उसका निजी होता है। कोई दूसरा आकर के इसमें खेती नहीं कर सकता है, फसल नहीं काट सकता है, क्योंकि उसका स्वामी वो खुद है ना। इसी तरह आपका घर है, तो घर में घर का कोई एक निजी मालिक होता है, ठीक है। वो किसी का भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, तो उसके मालिक आप हैं। इसी तरह तालाब आप देख रहे हो, कुआं हो सकता है, तो किसी का पर्सनल तालाब होता है, उस तालाब का स्वयं वो मालिक होता है ना, स्वामी होता है। कुआं किसी का पर्सनल कुआं होता है ना। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, स्वामित्व के आधार, मतलब व्यक्तिगत संसाधन की बात हम करें, व्यक्तिगत वे संसाधन है जो एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होता है ना, और उसके निजी उपयोग के लिए होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लिख सकते हो, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन है जो किसी एक व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होता है और उसके निजी उपयोग के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सामुदायिक संसाधन। क्या देख रहे हैं? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन की अगर बात करें, यानी सामुदायिक संसाधन, आपने देखा होगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब वो किसी एक का नहीं है ना, किसी का उस पे स्वामित्व नहीं है, वो सबके लिए है, पूरे समुदाय के लिए है। यानी समुदाय का है, समाज का है, पूरे समाज उसका उपयोग कर सकता है, पूरे समुदाय के लिए है। जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब, तो तालाब जो होता है किसी का निजी भी होता है, और कुछ तालाब ऐसे होते हैं आपके गांव में होंगे जो सामुदायिक होंगे। वहां पे कोई जाकर के अपने भैंस को नहला सकता है, कोई जाकर के खुद नहा सकता है, स्नान कर सकता है, या खुद जाकर के वहां पर कुछ भी वो कर सकता है, स्विमिंग जाके कर सकता है। किसी का अपना पर्सनल होता है, तो पर्सनल जिसका स्वामित्व के आधार पे है, मतलब व्यक्तिगत होगा, तो वो तो आपको नहीं जाने देगा, है ना। यहाँ पे आपने देखा व्यक्तिगत संसाधन, यहाँ तो आप इसके तालाब में नहीं जा सकते हो, लेकिन ये जो तालाब आप देख रहे हो ना सामुदायिक में, इसमें आप जा सकते हो, नहला सकते हो, किसी जानवर को भी नहला सकते हो, है ना। इसी तरह शमशान भूमि की अगर बात करें, ये किसी का स्वामित्व नहीं होता है इस पर, ये किसका होता है? समुदाय का होता है, समाज का होता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। कोई भी लाश को ले जाकर के किसी घर में कोई भी डेथ करता है तो उस शमशान भूमि में जाकर के जला सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो सामुदायिक है, सबके लिए है, समाज के लिए है, ठीक है। पूरे समाज उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह सार्वजनिक पार्क की अगर बात करें, तो सार्वजनिक पार्क किसी का पर्सनल नहीं होता है कि नहीं। कोई कोई अपना पार्क भी बनाता है, अपने गार्डन में बनाता है, लेकिन जो सामुदायिक होता है ना, सामाजिक होता है ना, उसका उपयोग कोई कर सकता है, कोई जाकर के वहां खेल सकता है, टहल सकता है, कोई इसको नहीं रोकेगा। उसी तरह चारण भूमि, तो आप देखोगे खेत सब में कुछ खेत ऐसे होते हैं जो खाली जगह होते हैं, तो आप क्या बोलते हो? ये जो है सामुदायिक है। ये क्या है? सामुदायिक है। कोई भी आकर के अपना
जानवर को जो है चरा सकता है, गाय को चरा सकता है, भैंस को चरा सकता है ना। तो चारण भूमि जो होती है वो भी सामुदायिक होती है, ठीक है। तो जिन पर क्या किसका अधिकार हो, समुदाय का हो, समाज का हो, ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे तालाब, शमशान, सार्वजनिक पार्क, चारण भूमि आदि, ये सभी। लेकिन यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप ध्यान रखना, सामुदायिक संसाधन की अगर बात किया जाएगा तो जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो चलिए आगे देखें हम लोग। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अब अगला राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। आपको बता दें, अगर आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है तो जरूर बैठा करें। इस सारे का जो है नोट्स जो है आप बनाते चले, और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। यहाँ से एग्जाम में अगर कुछ भी पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन में भी आपको आसान होगा। राष्ट्रीय संसाधन की अगर बात करें, जैसे कि आप जानते हो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एनएच होता है, नेशनल हाईवे होती है, जिसको कौन निर्माण करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा उसको बनाया जाता है। कुछ ऐसे हाईवे होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे सड़कें होती है जैसे आपके घर में, कॉलोनी में, है ना, गलियां होगी तो पंचायत के द्वारा होगा, तो उसका मालिक पंचायत होगा। उसी तरह जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, तो कुछ होते हैं नेशनल हाईवे होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, तो राष्ट्रीय संसाधन हो जाता है। यानी राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन है जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है, मतलब उसका स्वामी कौन होता है, राष्ट्र होता है, और देश के कानून के तहत राष्ट्र के नियंत्रण में होता है। और देश के कानून के तहत क्या होता है, राष्ट्र के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है, राष्ट्र के। जैसे कि आपके गांव से किसी दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, है ना, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने वाले सड़कें जाती रहती है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको समझा दें, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, ये राष्ट्रीय संसाधन होता है। सरकारी जमीन, इसका मालिक कौन होता है, तो सरकार होता है ना, तो राष्ट्रीय संसाधन ये भी हो जाता है। नहर, रेल आदि, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नहर जो होता है ये भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। रेल लाइन जो होती है उसका भी मालिक कौन होता है, राष्ट्र होता है, केंद्र सरकार होता है, ठीक है। तो उसका मालिक कौन होता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो कौन होता है, सेंट्रल के अंदर होता है रेल। किसके अंदर होता है, सेंट्रल के अंदर होता है, तो उसका मालिक कौन हो गया, राष्ट्र हो गया, है ना। तो ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत केंद्र सरकार हो गया ना, रेल का मालिक, तो कौन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ये आ गया। तो ये सभी क्या है, प्राय राष्ट्रीय संसाधन है। यानी राष्ट्रीय संसाधन वे सभी संसाधन है जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है, जिन पर राष्ट्र का स्वामित्व, ध्यान दें, और देश के कानून के तहत राष्ट्र के नियंत्रण में होता है, जैसे सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। तो आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझाने के लिए आपको मैप के द्वारा हम सबको समझाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो ये आपका भारत है, ये क्या है, भारत है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये नक्शा किसका है, भारत का नक्शा है। अब यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहां से, इसकी तट से 200 किलोमीटर नॉटिकल मील, 200 किलोमीटर नॉटिकल मील जो होगा, है ना, यहाँ पे आप ये देखो श्रीलंका है। यानी यहां से, इस तट से लेकर के 200 किलोमीटर नॉटिकल मील। नॉटिकल मील ये होता है कि समुद्रीय किलोमीटर को हम अगर नापते हैं तो नॉटिकल में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, नॉटिकल में नापा जाता है। इसी तरह वायु का जो है डिस्टेंस, हवा में जो कोई एरोप्लेन की जो है उड़ान भरती है, उसका जो डिस्टेंस होता है नॉटिकल मील में जो है उसको मापा जाता है। यानी तट रेखा से 200 किलोमीटर नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील। जैसे 200 किलोमीटर है ना, उसको नॉटिकल मील में हम लोग वहां पे कहते हैं। समुद्र के अंदर, हवा के अंदर, है ना, हवा में, आसमान में जो डिस्टेंस नापी जाती है नॉटिकल मील में नापी जाती है। इसके बाद जो है समुद्र के अंदर जो नापी जाती है नॉटिकल मील के में नापी जाती है। यानी यहां से लेकर, यहाँ पे आप ध्यान देना, आपको मैं क्या समझा रहा हूं, ये जो तट रेखा है ना, ये तट रेखा, मतलब ये तट रेखा से इसकी दूरी अगर 200 किलोमीटर है तब तो ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये 200 नॉटिकल मील से जब ही आगे बढ़ जाता है तो ये जो सीमा हो जाता है ना, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। यानी 200 नॉटिकल मील के बाहर का जो भी होगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आपको हम समझा दें, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं होता है। यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं
जिन पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं होता है, बल्कि इन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। बल्कि इन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का क्या होता है? नियंत्रण होता है, और इन्हें सभी देश मिलकर साझा करते हैं। जैसे कि खुले समुद्र और उसके अंदर के खनिज जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत होता है ना। तो खुले समुद्र के अंदर जो भी खनिज होगा उनका उपयोग जिसको करना होगा वो अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत ही करेगा। ठीक है, यानी आपको बता दें, राष्ट्रीय संसाधन की अगर बात करें, किसी देश के तट से 200 नॉटिकल मील के बाद का समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। यानी 200 नॉटिकल मील, तो यहाँ पे आपको हमने दिखाया 200 नॉटिकल मील, है ना। इसके बाद का जो भी होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। यानी 200 नॉटिकल मील के अंदर ही जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पे आपने इसको समझा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझा, किसी देश के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखें। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, ये 4 होते हैं। तो पहला आपने ध्यान दीजिए, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, तो 4 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर जो है संभावी, तो आइए संभावी को समझते हैं। इसमें पहला नंबर जो है संभावी संसाधन। जैसे आपको उदाहरण बता दें कि मतलब हमें मालूम है कि सौर ऊर्जा से जो है कैसे विद्युत बनाया जाता है ना। सूरज की प्रकाश से कैसे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, पवन से, हवा से कैसे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, और ये विद्युत धारा अगर हम उत्पन्न करेंगे इससे क्या होगा? विकास कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुजरात और राजस्थान की अगर बात करें, यहाँ पे गुजरात में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। वहां पे सौर ऊर्जा जो है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां की धूप बहुत ज्यादा कड़ा होती है, तो हम आसानी से उस सौर ऊर्जा का जो है उपयोग विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं, है ना। वहां पैनल लगा के कर सकते हैं। तो पैनल लगा के अगर करेंगे तो क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। फैक्ट्रियां बहुत अच्छे से जो है उस इलेक्ट्रिक पे काम करेगी, डेवलपमेंट का काम होगा, है ना। विद्युत का आपूर्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं है, और सभी को जितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो मिलेगा। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। यानी संभावना है, हम भविष्य में करेंगे। इसी तरह राजस्थान में पवन ऊर्जा से विद्युत धारा बना करके हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग उपकरण चला सकते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में इसकी करंट सप्लाई करके वहां जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में संभावना है, करेंगे, उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन हम अभी कर नहीं रहे हैं। यानी संभावना है। तो विकास के आधार पर मतलब वो सब क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न होगा तो क्या है? इसे डेवलपमेंट, विकास का काम होगा ना। तो विकास के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। तो संभावित संसाधन की अगर बात करें, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, परंतु भविष्य में उनका उपयोग संभावना है। भविष्य में उनके उपयोग की क्या है? संभावना है। जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर एवं वह पवन ऊर्जा। याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में जो है 10th के एग्जाम में पूछा गया है। गुजरात राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा किसके उदाहरण है? संभावी संसाधन के उदाहरण हैं। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका टेक्नोलॉजी हमें पता है उत्पन्न करने का, लेकिन हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में चांस है कि हम उसका करेंगे। ठीक है, उपयोग करेंगे। तो ये हो गए संभावी संसाधन के अंतर्गत, यानी संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखें, विकसित संसाधन। अब नेक्स्ट क्या है? विकसित संसाधन। मतलब विकसित संसाधन का मतलब क्या है? मतलब वो संसाधन जो सर्वेक्षण किया जा चुका हो, सफल हो गया हो, उसकी गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जा चुकी हो, है ना, और उसका उपयोग हम कर रहे हैं। विकासशील नहीं, विकसित मतलब जो डेवलप हो चुका है, जो डेवलप होने वाला नहीं है, हो रहा है, वो नहीं, हो गया। यानी विकसित का मतलब ही हो गया जिसका डेवलपमेंट हो गया, विकसित हो गया, उसका सर्वेक्षण हो गया। यहां ध्यान दीजिए, विकसित संसाधन वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है ना। ऐसा संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो सफल हो चुका है और इसका उपयोग हम कर रहे हैं, है ना। ऐसा संसाधन विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग हम कर रहे हैं, कोयले का उपयोग हम कर रहे हैं, पेट्रोलियम का उपयोग हम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग हम कर रहे हैं, ये सभी क्या है?
विकसित संसाधन हैं, क्योंकि इनकी सर्वेक्षण हो चुकी है, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल दैनिक जीवन में हम कर रहे हैं। पेट्रोलियम का उपयोग आप कर ही रहे हैं, जान रहे हैं। बाइक के अंदर हर जगह जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियां में काम होती है, कोयला का उपयोग होता है, कोयले पे पहले ट्रेन चलती थी, है ना। जीवाश्म ईंधन, ये सभी क्या है, विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो विकसित संसाधन अगर आपसे पूछा जाए, वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सभी क्या है, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। तो ये दूसरा प्रकार था। अब तीसरा प्रकार हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, भंडार संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है। मतलब ऐसा संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना हम डेवलपमेंट नहीं हुए हैं कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में कर सकें। हाइड्रोजन बहुत बड़ा खतरनाक ईंधन का स्रोत है ना। ये अगर इसका टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए तो बहुत ही लाइफ में ऊर्जा का जो काम है, ईंधन का जो काम है, सरल हो जाएगा। ऐसा संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है, जैसे हाइड्रोजन ईंधन। तो ये क्या है, भंडार है। इसका भंडार है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव है। क्या है? टेक्नोलॉजी का अभाव है। ये भंडार संसाधन की अगर बात कर रहे हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें लास्ट वाला संचित कोश संसाधन, इस दोनों में नॉर्मल सी कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या है? यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन यहाँ पे सब कुछ है, यानी संचित कोश संसाधन। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। मतलब सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनका उपयोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। यानी वो क्या है, संचित कोश संसाधन के अंतर्गत रखे गए हैं, उसको रख दिए हुए हैं, उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे बांध में पानी, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इससे विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, है कि नहीं, बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई में बेहतरीन ढंग का उपयोग कर सकते हैं, बहुत कुछ इससे कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। संचित है, भविष्य में करेंगे, कभी करेंगे, है ना, अभी आरंभ नहीं किए हैं। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं है। यानी ये है, इसका टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें भंडार संसाधन का, तो ऐसा संसाधन जो मानव आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये जो संचित कोश संसाधन है यहाँ है, लेकिन हम अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बांध में पानी। तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैंने आपको यहां पर जो दो विकास के आधार पर और यहां पर जो हम अभी पढ़े हैं स्वामित्व के आधार पर, ये दोनों को अच्छे तरीके से हमने समझा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पर जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें